हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एचपी स्टडीज। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोग्निशन एंड इमोशन। बेसिकली मैं इस टॉपिक की बात करूं तो आपका साइकोलॉजी में कोग्निशन एंड इमोशन से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो कुछ एक कंसेप्ट्स हैं जो हमें समझना जरूरी है और किस तरह के क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से रिलेटेड पहले पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस पे आऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं, एचपी टीजीटी कमीशन आर्ट्स का 6th ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। एचपी टीजीटी कमीशन नॉन मेडिकल का 3rd ऑनलाइन बैच 18 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। आप इंटरेस्टेड हैं तो निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ और पेड ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं, ये आपको स्क्रीन पे दिखाए गए हैं। जिस भी बैच में आप इनरोल होना चाहते हैं डाउनलोड कीजिए निम्बस करियर ऐप और आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे और आप अपना बैच परचेस कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, कोग्निशन एंड इमोशन। ठीक है, संज्ञान और संवेग जिसको कहते हैं। कोग्निशन बेसिकली हमारा क्या है, एक मेंटल प्रोसेस। ठीक है, जो हम सोचते हैं, हमारे जो थॉट्स रहते हैं, हमारी परसेप्शन, हमारी थिंकिंग, ये सब चीजें क्या है, कोग्निशन के अंडर आती हैं। ठीक है जी। उसी तरह मैं इमोशंस की बात करूं तो बेसिकली इमोशंस जुड़े हमारी फीलिंग्स के साथ, हमारे हर्ट के साथ। जो भी हमारे फीलिंग्स हैं, हमारे इमोशंस है, वो सब चीजें हमारी किसके साथ जुड़ी हुई हैं, इमोशंस के साथ जुड़ी हुई हैं। सो एक क्वेश्चन आपको इससे पूछा ही जाता है। ठीक है जी। अब पहले आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है पहले हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि कोग्निशन एंड इमोशंस आर ईच अदर, ये एक दूसरे में से क्या है, संवेग और संज्ञान कंप्लीटली सेपरेटेड है, ये पूर्णता अलग है एक दूसरे से, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, इंटरवोवन यानी सन्निहित है, या एक दूसरे के साथ संबंधित नहीं है। सो बेसिकली मैं बात करूं तो कोग्निशन और इमोशंस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सो मैं कह सकती हूं कि ये क्या है, इंटर रिलेटेड। ठीक है जी। सो एक दूसरे के साथ ये इंटर रिलेटेड है। हमें क्वेश्चन में 4 तरह के स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है, ये इंटर रिलेटेड है, कोग्निशन इमोशन को इफेक्ट करता है बट इमोशन नहीं करता है, इमोशन कोग्निशन को इफेक्ट करता है बट कोग्निशन नहीं करता है। सो इस तरह के स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। तो बेसिकली आपको इजीली समझना है तो कोग्निशन और इमोशंस जो है वो इंटर रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे के साथ परस्पर जुड़े हुए हैं। ठीक है जी। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, इंटरवोवन यानी एक दूसरे के साथ क्या है, सन्निहित है। तो सी इज द राइट आंसर। Which one of the following is an emotion? अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक संवेग है, इमोशन कौन सा है, fear, attention, stimulus और memory। ठीक है जी। अब इमोशन की बात कर ले, सो जेबी वॉटसन आप सब जानते हैं। ठीक है, जेबी वॉटसन ने 3 तरह के इमोशंस की बात की है। ठीक है, कौन से हैं वो 3 तरह के इमोशन? फर्स्ट इमोशन आपका हो जाएगा फियर, सेकेंड आपका हो जाएगा लव एंड थर्ड वन हो जाएगा आपका एंगर। ठीक है, इन 3 इमोशन की बात की है। किसने बात की है? जेबी वॉटसन ने। सो आपको पूछ लिया जाता है कई बार कि जेबी वॉटसन ने इनमें से किस चीज की बात नहीं की है। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, 3 इमोशंस होंगे, एक नहीं होगा, तो आपको उसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा नहीं है। सो इसमें बात की है बेसिकली इमोशन में नहीं आता है। सो फियर हमारे जो है वो इमोशन में आता है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कौन सा इमोशन है। देखिए अटेंशन क्या है, अटेंशन आपके कोग्निशन के साथ जुड़ा हुआ। कैसे? मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई फ्लावर बना दिया। ठीक है, ये मैंने फ्लावर बना दिया। ठीक है, अब मैंने फ्लावर बनाया, आपका एकदम अटेंशन गया ना इस पे, अटेंटिव हुआ आपकी। ठीक है, कुछ ड्रॉ किया गया है। बेसिकली मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। सो कोई भी चीज है, मैं यहाँ पर एक डॉल बना देती हूँ तो आपका अटेंशन उस पर जाएगा। तो ये चीजें हमारे माइंड के साथ जुड़ी हैं, तो मतलब कोग्निशन के साथ जुड़ी हैं। ठीक है जी। सेकेंड स्टिमुलस है, मैं बेल बजा देती हूँ तो स्टिमुलस है ना, आपको किसी चीज के प्रति प्रदर्शित करेगा कि हाँ ठीक है स्टिमुलस है किसी चीज का। जो आप एकदम से मैं क्लैप कर रही हूँ, ठीक है, क्लैप कर रही हूँ तो ये क्या है, एक स्टिमुलस है। ठीक है, मेमोरी, किसी चीज को याद करना, तो ये चीजें हमारी किसके साथ जुड़ी हुई हैं, कोग्निशन के साथ जुड़ी है। सो ये जो है ये हमारा इमोशन हो जाएगा। लव, फेयर एंड एंगर, ये 3 चीजें आपने याद रखनी है, जेबी वॉटसन ने दी है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इज एसोसिएटेड विद इमोशनल इंटेलिजेंस। अब हमें पूछा गया है कौन सा क्वेश्चन संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। मेमोराइजिंग, मोटर प्रोसेसिंग, एनविसेजिंग, एम्पैथाइजिंग। सो
एम्पैथी जो है वो हमारे किसके साथ जुड़ी हुई है, हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है? बेसिकली आप ये चीजें समझ पाए कि किस तरह के चीजें से हमें अवेयर होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को जरूरत है, आप तभी इमोशनली इंटेलिजेंस में स्किल होंगी जो जिसमें एम्पैथी होगी, ठीक है, कि दूसरों की भावनाओं को बिना बोले समझ जाना, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारा एम्पैथी में। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जेजोंग बिलीव दैट कोग्निशन एंड इमोशंस आर, देखिए जेजोंग से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, प्रीवियसली। सो जेजोंग का ये मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं, क्या होते हैं? सो क्या ये इंटरडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, इंटररिलेटेड है और इंटीग्रेटेड है? सो जेजोंग जो है वो बात करते हैं कि जो हमारे इमोशंस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते हैं। सो क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। तो बी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following facts has been least discussed in the psychology of emotion? यानी संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? आपको कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, अब हमें इन फैक्ट्स में से निकालना है कि किस चीज पे सबसे कम ध्यान दिया गया है साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन में, यानी इमोशंस के पर्सपेक्टिव से साइकोलॉजी में किस चीज पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? इमोशंस इज सब्जेक्टिव फीलिंग एंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बिल्कुल सही बात है। इमोशंस मे नॉट ओनली अकर विद इंडिविजुअल स्टूडेंट्स बट ऑल्सो विद इन द एंटायर क्लास। इमोशंस आर अ कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ अराउजल एंड कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन। इमोशनल प्रोसेस इन्वॉल्व्स फिजियोलॉजिकल एंड एज वेल एज साइकोलॉजिकल रिएक्शन। देखिए जो भी हमारे इमोशंस होते हैं, ठीक है, वो एक प्रोसेस होता है, हमारी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं जिसमें शामिल होती हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हम इस पे ध्यान भी देते हैं, ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि लीस्ट डिस्कस, जो सबसे कम डिस्कस किया जाता है, तो ये तो डिस्कस किया जाता है, मतलब ये गलत हो जाएगा। इमोशंस आर कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ अराउजल एंड कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन, की संवेग उत्तेजना और संवेग व्याख्या में जटिल पैटर्न होते हैं, डेफिनेटली पैटर्न्स होते हैं, हम डिस्कस भी करते हैं इस चीज के बारे में, ये भी गलत हो जाएगा। इमोशंस मे नॉट ओनली अकर विद इन द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स बट ऑल्सो विद इन द एंटायर। देखिए ये दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। इसमें बात करते हैं कि इमोशंस एज सब्जेक्टिव फीलिंग, ये सब्जेक्टिव फीलिंग्स है और वेरीज करता है पर्सन टू पर्सन, बिल्कुल इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहता है। हर एक व्यक्ति अपने तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग इमोशंस होते हैं, ठीक है। तो ये चीज तो बिल्कुल सही हो जाएगी और हम ये डिस्कस भी करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, ठीक है। सो बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि इमोशंस सिर्फ इंडिविजुअल में ही वेरी नहीं करते हैं, वो ग्रुप में भी वेरी करते हैं, ठीक है, एंटायर क्लास में। आप देख सकते हैं, देखिए कभी भी हमारे कोई भी पेट्रियोटिक सॉन्ग क्लास में बजा देंगे तो वो सभी बच्चे उनके देश के प्रति कितना प्यार होता है वो इकट्ठे ही गाने लग जाते हैं ना। हमारे कितनी सारी प्रेयर्स होती हैं जिसमें क्लासरूम सब बच्चे इकट्ठे स्कूल में इकट्ठे प्रेयर गाते हैं। तो हमें ये चीजें जो है वो डिस्कस करनी चाहिए, जो साइकोलॉजी ऑफ इमोशन सबसे कम डिस्कस की जाती है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन पे जाएंगे हम, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इमोशनल कैथारसिस मीन्स, सो संवेग विरेचन का अर्थ क्या है, ठीक है। कैथारसिस क्या होता है? कैथारसिस बेसिकली अगर मैं बात करूं, हमारे जो भी इमोशंस होते हैं हम उन इमोशंस को एकदम से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी चीज मैं नहीं कहती हूँ कोई चीज और मैं एकदम से उस चीज को एक्सप्रेस कर रही हूँ, ठीक है, तो इमोशनल कैथारसिस क्या होगा? सप्रेशन ऑफ इमोशंस, फीलिंग हाईली डिप्रेस्ड या ब्रिंग आउट इमोशंस, रिप्रेशंस, इंक्रीजिंग द एबिलिटी टू टॉलरेट इमोशनल रिप्रेजेंट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रिंगिंग आउट इमोशनल रिप्रेशन में, यानी हम एकदम से ही चीजों को बाहर निकाल देते हैं अपने इमोशंस को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का।
इमोशनल इंटेलिजेंस में बी एसोसिएटेड विद विच डोमेन ऑफ द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये थ्योरी दी है आपकी हार्वर्ड गार्डनर ने। हार्वर्ड गार्डनर ने थ्योरी दी है आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस की। एनसीईआरटी के बेसिस पे हम 8 तरह के इंटेलिजेंस पढ़ते हैं, बट बेसिकली अगर मैं बात करूं तो अभी तक 13 से 14 इंटेलिजेंस आपकी हो चुकी है। ठीक है, सो हम बात करेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस की किसके परस्पेक्टिव से, एनसीईआरटी के परस्पेक्टिव से। सो ये दी है आपकी हार्वर्ड गार्डनर ने। अब पूछा गया है आपको कि जो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है कि मे बी एसोसिएटेड विद विच डोमेन ऑफ, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस की कौन सी डोमेन के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो 8 तरह के डोमेन्स हम पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, विजुअल स्पेशल, एग्जिस्टेंशियलिस्ट इंटेलिजेंस। तो एग्जिस्टेंशियलिस्ट इंटेलिजेंस में वो आता है जो जिन बच्चों में फिलोसोफर्स होते हैं, कुछ नया क्रिएट करते हैं, नई थ्योरीज का निर्माण करते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात ही फायदा नहीं होती। विजुअल स्पेशल में वो आते हैं जिनकी जो विजुअली बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाते हैं चीजों को। लाइक आप आर्किटेक्ट देखते हैं, ठीक है, देखने में जिनकी समझ बहुत अच्छी होती है, उनको देख के कुछ नया निर्माण कर देते हैं। सो नेचुरलिस्टिक, नेचर के साथ जिनको बहुत ज्यादा प्यार होता है। हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो बच्चे जाते हैं उनका ज्यादा इंटरेस्ट होता है इन चीजों में। हम फार्मर्स ले सकते हैं, बॉटनी, जोलॉजी, इन एरियाज में जिन बच्चों का ज्यादा इंटरेस्ट होता है उनके लिए कौन सी फील्ड है, नेचुरलिस्टिक। इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल की अगर मैं बात करूं, सो इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि ये इमोशनल इंटेलिजेंस इनमें ज्यादा रहती है। इंट्रापर्सनल की बात करूं तो जो व्यक्ति खुद के इमोशंस को बेहतरीन तरीके से जान पाता है। ठीक है, और इंटरपर्सनल में आता है जो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को इजीली समझ लेता है। तो खुद की और दूसरों की भावनाओं को जो इजीली समझ लेते हैं वो आते हैं आपके इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में। तो इमोशनल इंटेलिजेंस किसमें आएगी, इन दोनों में आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अब मैं बात करती हूँ आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस किस तरह से होती है। ठीक है, सोशल स्किल्स आपकी इसमें आती है इमोशनल में। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस जो व्यक्ति होता है वो आपका इमोशनल इंटेलिजेंट होता है, जिनमें सोशल स्किल्स होती हैं, जो सोसाइटी के को मतलब आपके क्या कहते हैं सर्व करता है, उनमें स्किल्स होती हैं कैसे आप सोसाइटी में आपको एडजस्ट करना है। सेल्फ रेगुलेशन, खुद को रेगुलेट कर पाता है कि क्या उसके लिए सही है, कौन सी जगह पे अपने इमोशंस हमें दिखाने हैं, कौन सी जगह में हमें अपने इमोशंस नहीं दिखाने हैं। एम्पैथी, बिना समझे भी दूसरों को आप सहानुभूति दे रहे हैं, बिना दूसरों के कहे आप दूसरों के फीलिंग्स को समझ रहे हैं, मतलब आप क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंट है। अगर आप दूसरों की भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहां पर आपको कैसे रिएक्ट करना है, कहां पर आपको कैसे इमोशंस दिखाना, तो मतलब आप इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं है। मोटिवेटेड होना चाहिए, जो दूसरों को मोटिवेट करे कि आपके लिए क्या बेस्ट है, क्या बेस्ट नहीं है। अगर उस तरह की सिचुएशन अगर नेक्स्ट पर्सन है तो आप उसे मोटिवेट करना है। खुद भी मोटिवेट हो, उन व्यक्तियों में इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। The following skills are involved in intelligence except emotional, यानी आप कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावनात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है। इनमें से कौन सी इंटेलिजेंस जो है वो आपके इमोशन से नहीं जुड़ी हुई है। अवेयरनेस ऑफ इमोशन, बिल्कुल भावनाओं के प्रति अगर आप जागरूक हैं तो आप में वो स्किल है। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंट है। मैनेजमेंट ऑफ इमोशन, आप अपने इमोशंस को मैनेज कर पा रहे हैं, आपको पता है कि कौन सी सिचुएशन में आपको किस तरह के इमोशन दिखाने हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ इमोशंस, एमिकेबल रिलेशन विद क्लास फेलोज, कक्षा से पार्टियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार अगर आप बना रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे। क्रिटिसिज्म ऑफ इमोशंस, दूसरों की भावनाओं या खुद के भावनाओं की आलोचना नहीं करनी है। मीन्स अगर मान लीजिए मैं कोई एग्जाम देने गई, ठीक है, अब मैं कोई टॉपिक पढ़ के नहीं गई हूँ और उसमें उसका क्वेश्चन आ गया, ठीक, अब मैं घर आके वही चीज बार बार रिपीट कर रही हूँ कि काश मैं ये चीजें पढ़ लेती तो मेरा पेपर क्लियर होता। तो ये चीजें जो है हमें क्रिटिसाइज नहीं करना है इमोशंस को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। द रिलेशनशिप बिटवीन कोग्निशन एंड इमोशंस आर, देखो कोग्निशन और इमोशंस के बीच में किस तरह का संबंध है वो हमें बताना है। इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, क्योंकि जो वो बात करते हैं ज़ोज़ैंग, तो ज़ोज़ैंग के पर्सपेक्टिव से नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर एक गलत हो जाएगा। यूनिडायरेक्शनल इमोशंस इन्फ्लुएंस कोग्निशन, यानी कोग्निशन इमोशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, बट ये यूनिडायरेक्शनल है, यानी क्या करता है, एक दिशा में चलता है, एक दिशा में नहीं चलता है।
और मल्टी डायमेंशनल हम इसको कहेंगे, यूनिडायमेंशनल नहीं है तो बाई डायरेक्शनल आप इसको कहेंगे कि बी डायरेक्शनल है, द्विदिशीय है, ठीक है जी। अ डायनेमिक इंटरप्ले बिटवीन, वो दोनों के बीच में एक डायनेमिक इंटरप्ले है, इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। While appearing in an assessment, देविका find her arousal and energetic, यानी असेसमेंट में पार्टिसिपेट करते समय देविका को पाते हैं कि वो एनर्जेटिक है, ठीक है। Whereas राजेश find his arousal as discouraging, यानी राजेश जो असेसमेंट में पार्टिसिपेट करता है वो क्या है, डिस्करेज, यानी क्या हो जाता है, अनुत्साही हो जाता है। दिस इमोशनल एक्सपीरियंस आर मोस्ट लाइकली टू डिफर विद रिस्पेक्ट, ये एक दूसरे के साथ, ये दोनों भावनात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंधित है, द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, की टाइम का ड्यूरेशन सही है या नहीं है, तो एक दूसरे के साथ ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, मीन्स एक अच्छा फील कर पा रहा है, एक अच्छा अराउजल ले पा रहा है, एक नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्सट्रीमिटी ऑफ इमोशंस, यानी उनकी भावनाओं की पराकाष्ठा है, भावनाओं की इस चीज की बात ही नहीं की गई है। लेवल ऑफ अडेप्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ थॉट्स, यानी किस तरह का विचारों का इंटेंसिटी है उनमें। देखिए एक बच्चा अडेप्ट कर पा रहा है खुद को उस सिचुएशन में, एक बच्चा अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो उन दोनों का जो कोग्निशन और इमोशंस है वो एक दूसरे को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इस सिचुएशन में, तो सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। Which one of the following is the best suited for emotional development of children, यानी निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट बिल्कुल होना चाहिए, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टीचर ऐसा नहीं है। कंट्रोल्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट, हमें क्लासरूम को कंट्रोल नहीं करना है, अथॉरिटेरियन क्लासरूम नहीं बनाना है कि आप अथॉरिटेटिव बन जाए, टीचर जो है वो वही चीजें चलाए कि इस तरह से तुम करो, इस तरह से तुम करो। एक हमें डेमोक्रेटिक, हर एक बच्चे को बोलने का राइट देना है, बच्चा क्या सोच रहा है, बच्चे के एक्सपीरियंसेस क्या है, बच्चा कैसे लर्न कर रहा है, उसको प्रॉब्लम आ रही है तो हमने उसको हेल्प करनी है। सो एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम इन्वायरमेंट हमने बच्चों को देना है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सीमा इज डेस्परेट टू स्कोर A+ ग्रेड इन एग्जामिनेशन, अब सीमा जो है वो परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। As she entered the examination hall and the examination begins, she become extremely nervous. अच्छा, जैसे ही वो एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करती है, परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, ठीक है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसे इसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती है। इसका मुख्य कारण क्या होगा भाई, जो सीमा है वो क्या करती है, बहुत डेस्परेट रहती है A+ ग्रेड लाने के लिए क्लासरूम में। जैसे ही वो एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करती है, एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, वो एक्सट्रीमली नर्वस हो जाती है, उसके पैर ठंडे पड़ जाते हैं, उसका हार्ट जो है वो क्या हो जाता है, आपका धड़कन तेज हो जाती है, आंसर करने में अनेबल, मतलब खुद को अच्छा फील नहीं कर पाती है। सो ये प्राइमरी रीजन किस चीज का होगा, शी मे बी थिंकिंग एक्सेसिवली अबाउट द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, वो एक्सेस में चीजों के रिजल्ट के बारे में सोच रही है। इनविजिलेटर टीचर ऑन ड्यूटी में बी हियर और क्लास टीचर एंड शी इज वेरी स्ट्रिक्ट, यानी जो उसकी क्लास में इनविजिलेटर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। शी मे नॉट बी एबल टू डील विद सडन इमोशन आउटब्रस्ट, यानी उसमें एकदम से ही जो इमोशन आउटब्रस्ट होते हैं वो उनको क्या नहीं कर पा रही है, डील नहीं कर सकती है, तो बिल्कुल सही। शी मे नॉट बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हर प्रिपरेशन, पर उसको पता है ना उसको A+ ग्रेड लेने के लिए वो डेस्परेट हो रही है, तो डी तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब टीचर इंडिविजुलेटर स्ट्रिक्ट है तो इससे भी बच्चे पे प्रभाव नहीं पड़ता है, वो बहुत ज्यादा एक्सेस में सोचती है एग्जाम के बारे में, इसलिए उसके साथ ऐसा, तो रिजल्ट के बारे में वो चीजें सोचे ना सोचे, बेस्ट ऑप्शन की तरफ अगर हम जाएं तो वो एकदम से जो उसके इमोशनल आउटबर्स्ट हो रहा है उसको वो डील नहीं कर पा रही है, ठीक है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट लर्निंग, अब लर्निंग के पर्सपेक्टिव में सबसे बेस्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, लर्निंग इज नॉट अफेक्टेड बाय इमोशन फैक्टर एट एनी स्टेज ऑफ लर्निंग। देखिए लर्निंग में इमोशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लर्निंग इज फंडामेंटली अ मेंटल एक्टिविटी, ठीक है, लर्निंग एक फंडामेंटली एक मेंटल एक्टिविटी है, ऐसा है क्या। एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन इंडिकेट दैट नो लर्निंग हैज टेकन प्लेस, बच्चे एरर करते हैं तो ये दिखाता है कि बच्चे ने कुछ सीखा ही नहीं है।
लर्निंग इन्वायरमेंट इज इफेक्टिव इन एन इमोशनली पॉजिटिव एंड सेटिस्फाइंग वे फॉर द लर्नर। यानी सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। यानी लर्निंग उस इन्वायरमेंट में होगी जो इन्वायरमेंट क्या होगा, पूर्ण रूप से पॉजिटिव होगा और बच्चों को संतुष्ट करने वाला होना चाहिए, बच्चों को सेटिस्फाई कर पाए। आप जिस तरह का इन्वायरमेंट बच्चों को दे रहा है तभी बच्चे जो है अच्छे से लर्न कर पाएंगे। तो डी ऑप्शन पे हम जाएंगे, डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। Which one of these statements in the context of emotions, learning and motivation is most appropriate? यानी भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? इमोशंस डू नॉट प्ले एनी रोल इन मोटिवेटिंग यूज ऑफ। देखो, इमोशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी बच्चे को मोटिवेट करने के लिए। अगर आप इमोशनली डाउन हैं तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, आप नेचुरली डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो इमोशंस बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। लर्निंग समथिंग न्यू इज डिपेंडेंट ऑन हाउ गुड वी आर एट दैट। यानी कुछ नया सीखना इस चीज पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं। भाई कुछ सीखना है, उस चीज में हमें पहले ही जान लेंगे कि हम डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, या जो भी चीज है उस चीज में हम कितने अच्छे हैं। जब हम सीखेंगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। Emotions needs to be pushed aside to allow for learning to take place। सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए कि ठीक है, जब तक आप सीख लेंगे तब तक आपके इमोशन साइड रहे, ऐसा कुछ नहीं। इमोशंस एक साथ चलते हैं हमारी लर्निंग में। इमोशंस आर एक्सट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिकली इंटरवाइंड एंड द मोटिवेशन विद लर्निंग। यानी इमोशंस और कॉग्निशन जो है वो इंटरट्वाइंड है, यानी एक दूसरे के साथ क्या है, ये जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड है, दोनों एक साथ चलते हैं। डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। Anyone can become angry, that is easy, but to be angry with the right person, यानी कोई भी, आप कह सकते हैं कि कोई भी नाराज हो सकता है, पर ये आसान है, ठीक है। नाराज होना तो आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यानी अब हर कोई नाराज हो सकता है, ये बहुत इजी चीज है कि आप किसी भी बात पे नाराज हो जाए, बट आप एक सही व्यक्ति के साथ नाराज हो रहे हैं, सही डिग्री पे हो रहे हैं, राइट टाइम पे हो रहे हैं और राइट पर्पस के लिए हो रहे हैं, एंड इज द राइट वे टू नॉट इजी। मतलब ये चीज इजी नहीं है कि आप सिर्फ उसी चीज के लिए नाराज हो रहे हैं जो सही टाइम है, सही व्यक्ति है, सही पर्पस है, सही उद्देश्य है। तो ये चीजें जो है ये किस चीज से संबंधित है? इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कोग्निशन एंड फिजिकल, ठीक है। तो ये चीज रिलेटेड है इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट आपकी हो चुकी है, तो आप हर एक चीज के लिए नाराज नहीं होंगे जब तक आप ये ना फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये सही उद्देश्य है, ये सही व्यक्ति है, क्या मुझे इससे नाराज होना चाहिए, किस सही बात पे होना चाहिए। एक डिग्री जो है वो आपकी सेट होनी चाहिए, इमोशनल डेवलपमेंट इसमें आएगी। Which of the following statements about cognition and emotions is correct? संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? Cognition and emotions are intertwined and affect each other। बिल्कुल ये एक दूसरे के साथ क्या है, परस्पर जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ए बिल्कुल सही हो जाएगा। Cognition and emotions are process independent। देखिए इंडिपेंडेंट नहीं है, ये सिर्फ जोजैंग ने कहा है। Cognition affects emotion, बट इमोशंस तो इफेक्ट करते हैं ना, दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। Cognition affect बट द कोग्निशन डज नॉट। देखिए ऐसा नहीं है, दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं और इंटरट्वाइंड है, ठीक है जी। ए सही हो जाएगा। लर्निंग क्या है? इज नॉट अफेक्टेड बाय लर्नर्स इमोशन। लर्निंग क्या है? लर्नर के जो इमोशंस हैं उसको क्या करती है, अफेक्ट नहीं करती है, ऐसा नहीं है। लर्निंग जो है वो अफेक्ट करती है इमोशंस को। बिल्कुल, अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट है, इमोशनली एक्टिव है, तो आपकी लर्निंग ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। लर्निंग हैज वेरी लिटिल कनेक्शन विद इमोशन। लर्निंग का बहुत लिटिल कनेक्शन है आपका किसके साथ? इमोशंस के साथ। लर्निंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्नर्स इमोशन। यानी लर्निंग जो है वो संवेगों, इमोशन से बिल्कुल स्वतंत्र है। अगर आपके इमोशनली आप अच्छे नहीं है, आपकी लर्निंग अच्छी होगी। इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लर्नर्स इमोशंस। लर्निंग जो है वो लर्नर के इमोशंस के साथ इन्फ्लुएंस्ड है। अगर हम इमोशनली अच्छे नहीं होंगे, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो आप मान सकते हैं डिप्रेस्ड है, एंजाइटी में है, ऑटोमेटिकली उसकी लर्निंग अच्छी नहीं होगी। हम पर्सनल पढ़ते हैं, कॉग्निटिव पढ़ते हैं, सोशल पढ़ते हैं, इमोशनल पढ़ते हैं,
ठीक है। ये सब लर्निंग जो है डेवलपमेंट के एक फैक्टर्स हैं, स्टेजेस हैं, ठीक है जी। पर्सनल डेवलपमेंट जो है वो आपकी इमोशनल डेवलपमेंट के साथ जुड़ी है, कॉग्निटिव के साथ जुड़ी है, सोशल के साथ जुड़ी है। तो ये सब एक दूसरे के साथ क्या है, इंटर रिलेटेड है। अगर मैं एंजाइटी में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, ऑटोमेटिकली मेरी फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी, मेरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी। तो लर्निंग जो है वो इन्फ्लुएंस करती है हमारे इमोशंस को। अगर हमारे इमोशनली हम अच्छे हैं, ऑटोमेटिकली हमारी क्या होगी, हमारी लर्निंग ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। सो बेसिकली कॉग्निशन एंड इमोशंस में बेसिकली हमें ये चीजें याद रखनी है। एक तो जोजैंग वाला कंसेप्ट हमें याद रखना है कि जोजैंग वाले में क्या है कि वो बात करते हैं कि जो कॉग्निशन एंड इमोशंस हैं वो एक दूसरे के साथ क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है जी। वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड नहीं है। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। दूसरी चीज हमें वॉटसन का याद रखना है, ठीक है। वॉटसन ने 3 तरह के इमोशंस बताए हैं, ठीक है जी। जेबी वॉटसन, ठीक है, 3 तरह के इमोशंस बताए हैं। फर्स्ट उन्होंने बताया है आपका फियर, सेकेंड आपका बताया है एंगर, एंड थर्ड बताया है आपका लव। सो इन्हीं से घूमते फिरते आपके क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जोजैंग वाला याद कर लेना है और बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे तो इजीली आप इसे कवर कर पाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन भी आपका इजी हो जाएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में आपने पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस जो आपके कॉग्निशन एंड इमोशन से पूछे जाते हैं। अगर मैं आपको बता दूं लास्ट में, टीजीटी कमीशन आर्ट्स का 6th ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। इसी के साथ साथ आपका एचपी टेट नॉन मेडिकल का 3rd ऑनलाइन बैच 18 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। जो भी एस्पिरेंट्स इंटरेस्टेड है, निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां जाके आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। कुछ और पेड ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं जिस तरह से आपको ये दिखाए गए हैं स्क्रीन पे। निम्बस करियर ऐप पे जाके कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप इन्हें अवेल कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इसे सेव कर सकते हैं। कोई क्वायरी है तो आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली की जो पीडीएफ्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सो उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा टॉपिक आपको समझ पे आया होगा। कोग्निशन एंड इमोशंस आपने कर लेना है। एक क्वेश्चन जनरली आपसे इससे पूछा जाता है, ठीक है जी। सो अब हम इसे खत्म करते हैं यहीं पे टॉपिक को। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।